जय हिंद। भारत की आकार और स्थिति का जो है ये वीडियो पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में जो है मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया था तो थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ गई थी। तो ये जो है पार्ट 2 होगा, उसका ऑब्जेक्टिव जो है कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो अगर आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना था तो ये भी अच्छा हो जाएगा कि यही सिर्फ पार्टिकुलर वीडियो मिल गया आपको पार्ट 2 के रूप में, और सब्जेक्टिव जो है उसका पार्ट 1 में मैंने करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को लगता है कि काम की चीज़ें हैं तो आप लोग लाइक करके बताया करें, इससे आगे वीडियो बनाने में हमें आसानी मिलती है। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ही था कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, संसार का लगभग 2.4% जो है क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमने देखा ही था भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांटती है। ठीक है? भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत की जलवायु क्यों है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो गया? यानी कि 2 और 3 जो है आपके सही है, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है? उसके बारे में डिटेल दिया है, जिन्होंने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है वो एक बार डिटेल जरूर देख लेंगे। ये वाला ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है संपूर्ण रूप से देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समाहित करके, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री आपका 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। ठीक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों लिया जाता है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि पूरी तरह भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो नहीं है ना। ठीक है? तो वो गलत हो गया था, यही चीज़ है। और भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि क्षेत्रफल है 3287263 वर्ग किलोमीटर जो है आपका भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कितने प्रतिशत आता है? ये 2.4% होता है। ठीक है? इसको इंटू 100 कर दीजिएगा तो आप विश्व का क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? तो देख लेते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाएगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, तो हमने देख ही लिया, ये सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि 82.5 डिग्री जो है पूर्वी दिशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, जो कि इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, या मिर्जापुर भी लिखा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4 जो है सही है, तो इसका आंसर हो गया डी। इसका भी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें पढ़ा दिया है। ठीक है? जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जहाँ हेडलाइट मतलब अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको देख लीजिएगा, वो लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां रखता है आपका। उसके बाद क्या है? 7वां के बाद 8वां अर्जेंटीना, फिर आपका अल्जीरिया, फिर आपके अल्जीरिया के पहले कजाकिस्तान आ जाएगा, अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान, फिर अल्जीरिया, ये सब जो है देश है। सबसे बड़ा देश रूस है। भारत आकार में विश्व का कौन से देश नंबर पे आता है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है, और चतुष्कोणीय है उसके उसकी आकार जो दिखती है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 17.5% जो है हमारी जनसंख्या है। विश्व में हम लोग जो है 17.5% जनसंख्या जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो बी है ये लगभग जो है दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है? 17.5% याद रखिएगा। प्रथम हम लोग दूसरे हैं जनसंख्या के दृष्टि से भारत, और प्रथम कौन है? चीन है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त विश्व का कितना स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है? तो निकटतम हमने उसमें ऑप्शन जो है वो चूज किया था 17%। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने गांव है? तो लगभग जो है आपका 6,40,000 के करीब जो है आपके गांव इसमें भारत में है। ठीक है? वो भी 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना जो है सामने नहीं आई है। तो लगभग देख लीजिए गांव कितने हैं आपका, 640,932 है। ठीक है? अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप यहीं पे ध्यान देंगे, डी में जो है 26 दिया है, जबकि ये कितने हैं आपके राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो बाकी ये जो दिया है ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है? ये हमने देख ही लिया, ये डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
और सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, और दमन जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ये 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा है, प्रथम चीन हो जाएगा आपका। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा ही था। और तटीय कितना था, 1716.6 किलोमीटर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो आपका तटीय जो भारत का विस्तार है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को हटा देंगे तो 6100 किलोमीटर जो है आपका विस्तार होता है तटीय, और स्थलीय कितना है, 15,200 किलोमीटर। और सर्वप्रथम सूर्योदय जो है भारत के मिजोरम राज्य में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है सबसे पहले सूर्य की किरण उसी में पड़ती है, इसीलिए गुजरात में जो है लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये दिया हुआ है, सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का, ये तो जो भी दिया था वही बात है, सही है। कहीं कहीं देखिए ये एग्जैक्ट डेटा जो है 15,106.7 है आपका किलोमीटर, जो ये स्थलीय सीमा जो है उसकी भारत की। अगला है भारत विस्तृत है, तो हमने अभी देखा ही था सब्जेक्टिव में से, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 8437 डिग्री आपका 6 हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है। और दूसरा जो देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 8437, और ये हो जाता है आपका 97 डिग्री 25, और ये 68.7, ठीक है। तो ये है ही नहीं कोई ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 9 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, आप देख लीजिएगा, ये डिटेल मैंने बता ही दिया है, तो अब क्या बताऊं, आगे देखते हैं इसको। ये वाला चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी ट्री में जो है ये क्वेश्चन आया था। देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो ऊपरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है 89 अक्षांश बनते हैं, विश्व को लेकर देखा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 179 है। 89 माइनस 89 माइनस 1, ये देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग जो होता है 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश की जो दूरी देखी जाती है तो वो एक निश्चित दूरी मिल जाती है, लेकिन वही आप देखेंगे देशांतर की दूरी, तो वो क्या होता है, विषुवत पे रेखा पे ज्यादा होता है, और वो क्या ऐसे देशांतर दिखता होगा आपको बना हुआ विश्व में, तो ये क्या है, इसके डिस्टेंस जो है ना एक दूसरे के बीच में देशांतर रेखाओं के, वो समान नहीं होती हैं। लेकिन वही अक्षांश का देखेंगे तो आप लगभग क्या होता है 111 किलोमीटर जो होती है। उसके बाद हमने देखा ही था, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है उसको। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को देशांतर भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो ऐसा बढ़ रहा है, तो ये एक ऑलरेडी ये जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एक और मतलब लॉन्गिट्यूड उसको भी तो कहेंगे ही ना, तो वही चीज कह रहा है। उसके बाद प्रधान यामोत्तर पूर्व से पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का जो है उसको मिलाती है कौन सी, यही आपकी देशांतर रेखा जो होती है वही मिलाती है। उसके बाद आपका कहा जा रहा है देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी जो है बढ़ती जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि देशांतर का जो डिस्टेंस है, एक दो देशांतर के बीच की दूरी की बात की जा रही है, कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब आप बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की सबसे अधिकतम जो है दूरी होती है वो कितनी होती है, लगभग 111.33, ठीक है, 11 मतलब 111.33 जो किलोमीटर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या है, 111.33, ठीक है। आगे है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो ये राजस्थान से भी होकर गुजरता है। आप देखेंगे सिक्किम और राजस्थान जो है एक सीध में आपको दिखेगा, अक्षांश के वो में बताया जा रहा है अक्षांश के दृष्टिकोण से। अगला है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर जो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इससे गुजरती है।
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें अगर बिहार हटा दिया जाए, झारखंड जो है उससे गुजरती है आपकी। जब बिहार डिवाइड नहीं हुआ था तब का ये क्वेश्चन बना होगा, इसलिए ये ऑप्शन में दिया है। तो अभी कर्क रेखा किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन जो है हमने देखा ही था, मित्र पर गमछाझार, यानी कि आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से है जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उसके बाद आपका कौन सा है? झारखंड है, तो झारखंड से भी गुजरती है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 4 जो है इनसे गुजरती है, तो ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें जो है देख लेते हैं किससे किससे गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे ज्यादा अगर कर्क रेखा पूछा जाए किसमें, किस राज्य से गुजरती है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये कितने राज्य हो जाएंगे? कुल 8 है। ठीक है, भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है बताना है। ठीक है, तो हमने त्रिपुरा देखा ही, आपने छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसमें जो है ना, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपका गांधीनगर जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? अब ये जो ऑप्शन में नगर दिए गए हैं इसमें दिल आपका कोलकाता जो है ये सबसे ज्यादा कर्क रेखा के निकटतम है, जो भी ऑप्शन में राज्य दिए गए हैं उनमें। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो हमने देखा ही था 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश जो है आपका 2 बराबर भागों में भारत को बांटता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखेंगे आप मणिपुर जो है उससे कर्क रेखा गुजरती भी नहीं है, और मणिपुर जो है आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम पड़ता है, यहाँ पे आपका मणिपुर पड़ता है। तो मणिपुर क्या है? उत्तर में जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें दिल्ली जो है उसमें जो है जून माह में दिन की अवधि जो है अधिकतम होगी। ये जो दिन की अवधि वगैरह होता है ये सूर्य के क्या है? उत्तरायण होने से होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य जो है उत्तर गोलार्ध में उत्तरायण हो जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या है? बढ़ती जाती है। जैसा कि आपने देखा ही होगा 21 जून को सूर्य उत्तरायण दिवस के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या है? बढ़ने लगती है। तो ध्यान रखिएगा इस माह में क्या होता है, कर्क रेखा से आप उत्तर की ओर जितना जाएंगे उससे दिन की अवधि जो होगी बढ़ती जाएगी। तो दिल्ली की अवस्थिति जो थी सारे विकल्पों में वो सबसे उत्तर में थी, इसलिए क्या होगा? दिल्ली की जो दिन की अवधि होगी उन सब राज्यों से ज्यादा दिन होगी। ठीक है, और 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे मनाया जाता है। इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित निकट निकट मतलब निकट में स्थित है? तो इन जो ऑप्शंस दिया है इनमें हो जाएगा आपको जबलपुर। ठीक है, अब देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है सभी जो राज्य दिए गए हैं और जो जिले दिए गए हैं उनके बारे में दे दिया है ये। जैसे कि देखेंगे जबलपुर क्या है? 23.5 डिग्री 11 मिनट उत्तर पे अक्षांश पे स्थित है। तो ये जो है सबसे नजदीक हो जाएगा उन राज्यों में। उज्जैन देखेंगे आप, ये है ये आप। उसके बाद वाराणसी दिया था वो 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? यानी 2 बार जो है काटती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं आपको पूछा जाए भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को जो है कांगो या जायरे नदी काटती है। ठीक है, तो ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, सॉरी ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो जाएगा विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है जो भारत से गुजरती है बीच बराबर 2 भागों में बांटती भी है, उस कर्क रेखा को जो है माही नदी 2 बराबर भागों में बांटती है। माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है, जो कि बाद में जाके राजस्थान और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये माही नदी जो है 2 बार आपको कर्क रेखा को काटती है। उसके बाद आप विषुवत रेखा को देखेंगे तो विषुवत रेखा को जो है कांगो या जायरे नदी इसको कहते हैं। ठीक है,
कांगो भी नदी लिखा रहता है और कहीं कहीं जायरे भी लिखा रहता है, तो दोनों जो है एक ही नदी है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, कांगो और जायरे। उसके बाद क्या है, मकर रेखा, तो मकर रेखा को कौन सी नदी है जो दो बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी है, ठीक है। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है नदी, ठीक है। मतलब ऐसे जाएगी फिर इससे गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगा, दो बार काटती है। तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रखा जाता है, जैसे एम से क्या हो गया माही, और सी से हो गया कांगो या जायरे, और एल से हो गया लिम्पोपो। तो एमसीएल याद रख लीजिएगा, जिससे या उल्टा याद रखेंगे तो एलसीएम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए एक बार कौन कौन सी नदी जो है भारत की कर्क रेखा को काटती है, तो ए सोन, रिहंद, बेतवा, ये सब नदियां जो है आपको एक बार काटती हैं। उसके बाद ये देख लीजिए माही नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के उससे उद्गम होती है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है। ये कहाँ कहाँ, राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में जो है आपकी ये गिर जाती है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस मान्यता यामोत्तर पर है वह है, तो ये बताना है आपको। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप हमेशा, क्योंकि ग्रीन बीच जो है आपका आपका जो मेन जो माना जाता है, जिससे हमारा भारत का जो मानक यामोत्तर है वो 5.5 घंटे आगे है। तो जब भी हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना, तो हमारा टाइम जो होगा प्लस होगा, और जब भी वेस्ट की तरफ कोई दिशा देगा या जगह देगा, उसकी टाइमिंग पूछेगा, यहाँ की टाइमिंग देके पूर्व की, तो हम जब वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो टाइमिंग होती है वो माइनस होती है, ठीक है। और ईस्ट की तरफ क्या होगी, प्लस होगी। ये चीज़ें याद रखिएगा तो आपसे आराम से टाइमिंग जो है निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। तो देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, वालांगो या केबिथु पर पड़ती है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद गुजरात तक पहुंचते पहुंचते जो है 2 घंटे का लगभग अंतराल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर 2 घंटा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये सही है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 और 3 जो है आपका सही है, ठीक है। अब जो भी वो राज्य दिए गए थे, जिले दिए गए थे, उनके विस्तार जो है आपके सामने है। ये जबलपुर की विस्तार है, ये इंदौर की, और ये भोपाल की है, ठीक है। उसके बाद आपको औरंगाबाद दिया था, बड़ोदरा दिया था, उनकी जो है ये विस्तार दे दी हुई है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो प्रश्न में था वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी आईएसटी देशांतर के निकटतम है। तो इन जो ऑप्शंस दिया है ना, इसमें हो जाएगा आपको रीवा। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए उसने थोड़ा सा जिले को जो है मतलब जो राज्य है उसके अंदर से क्वेश्चन लिया है, तो ये रीवा हो जाएगा। तो बीपीएससी भी क्वेश्चन जो है पूछती है, जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की कृषि पूछ दिया था उसने, जबकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी, कि जो इसका आंसर था रीवा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको ईस्ट में जाना हो तो प्लस करना है, और वेस्ट में जाना है तो माइनस करना है टाइमिंग को, ठीक है। तो इससे आप अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 10:38 पूर्वाह्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 14.30, मतलब ये जो है 14:30 हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका डिटेल है आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो हमने अभी देखा था 5 राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र से उसमें नहीं गुजरती थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं आपका ओडिशा, इनसे जो है गुजरती है। ये दिया हुआ है, पांचों राज्य जो है आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। वर्तमान में जो है उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है। तो हमने अभी देखा ही 82.5 डिग्री
30 मिनट जो है पूर्वी आपका देशांतर जो है कहलाता है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो हमने देखा ही था, इलाहाबाद, नैनी। ठीक है, IST भारतीय मानक समय। अच्छा, अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन जो है नहीं आ पाया है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य GMT के में अंतर पाया जाता है। तो भारत का समय और ग्रीनविच के माध्यम समय जो है उनके बीच जो है 5.5 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। तो ये चीजें यहाँ हो जाएगी, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे का अंतर। वही आगे दिया हुआ ही है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे 5 बजे है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ लगभग 7 बज रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, मतलब सी। और उसका जो अरुणाचल प्रदेश और आपका कांडला का जो गुजरात का है, उसका देशांतरीय जो है विस्तार आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो इसमें जो है बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ये इनके जो है आपके देशांतरीय विस्तार जो है ये दिया हुआ है सभी राज्यों के। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ये सिक्किम हो जाएगा, जो वनस्पतियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1975 से ये राज्य के रूप में अपने मतलब ये उद्गमित हुआ था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन था, है ना। अगला है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग क्रम में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हमने बताया ही था, आपको याद रखना है 55 और MBA। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। MBA, M से है म्यांमार, B से आपका भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा? यानी आरोही क्रम में बताना है, ये जो है आपका घटते क्रम में है, तो इसको उल्टा ले लेते हैं। यानी आपका हो जाएगा पहले ब च प न, यानी कि ये वाला हो गया आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और जो भी जितना ये सीमा शेयर करता है, जो भी राज्य से, जो भी आपका बांग्लादेश कितना करता है 4096 किलोमीटर, चीन आपका 3488 करता है, पाकिस्तान 3323 और नेपाल जो है 1751 करता है, म्यांमार कितना बॉर्डर शेयर करता है 1643 किलोमीटर और आपका भूटान जो है 699 करता है और अफगानिस्तान सबसे कम करता है 106 जो किलोमीटर है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान से होता है। चलिए, ये क्वेश्चन जो MCQ फॉर्म में थे यहीं पे खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।